नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर। मेरा नाम है आकाश चतुर्वेदी और हमारे साथ और भी दो एजुकेटर्स हैं। आप सभी लोग जानते हैं उनको अच्छे से। दोस्तों, आज का सेशन कुछ स्पेशल होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है। आज हम कुछ पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन हम लोग कुछ आपको ऐसी चीजें बताएंगे, कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम बनी हुई है स्टूडेंट्स की इस पैंडेमिक सिचुएशन में। क्योंकि पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। एग्जामिनेशन डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो थोड़ा सा असमंजस में है। एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कब तक होगा, पढ़ाई कब तक करें, नहीं करें, क्या करें, उसी के ऊपर आज हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे साथ आलोक सर हैं, आपके जीएस एक्सपर्ट, और रितिका मैम है, आपकी रीजनिंग एक्सपर्ट। तो आइए इन सभी से डिस्कशन करते हैं। तो आई होप कि आप सभी को मेरी आवाज वगैरह सब प्रॉपर आ रही होगी। सर आपको भी, मैम आपको भी, ठीक है? बिल्कुल सर। तो सबसे पहले मैं रितिका मैम से पूछूंगा। मैम, आप ये बताइए कि जैसे पैंडेमिक सिचुएशन है, तो स्टूडेंट क्या है, बहुत ज्यादा थोड़ा सा कह सकते हो डाउट में आ गया कि अब एग्जाम होगा भी नहीं होगा। मेरे पास भी कल एक मैसेज आया था स्टूडेंट का कि सर 18 महीने हो गए पढ़ते पढ़ते, एग्जाम होगा कि नहीं होगा ग्रुप डी का, तो क्या करें। तो ये बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होते जा रहे हैं। तो इस टाइम पर ऑब्वियसली बात है, जो मेंटोर्स हैं उनको थोड़ा सा कुछ ऐसा करना चाहिए कि बूस्टअप हो जाए स्टूडेंट्स। तो आप क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स के? थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट से सर यही बोलना चाहती हूँ, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। अगर हम लोग बात करें एनटीपीसी और ग्रुप डी के बारे में, तो ये जो वैकेंसीज हैं मतलब वो 2018 से आई हुई हैं, हम लोग को पता है। और 18 से चलते चलते अभी 2021 आ गया है, मतलब 3 साल एक स्टूडेंट की लाइफ का बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत बड़ा टेन्योर होता है, जो कि वेस्ट नहीं किया जा सकता है। और जैसे कि हम लोग जान रहे, पता ही हम लोग को कि हर एग्जाम में एज लिमिट भी होता है, तो सबकी मतलब एज भी बहुत ज्यादा मैटर यहाँ पे करता है। अब सवाल ये कि मतलब इतने सारा वेट करने के बाद जो एग्जाम्स पिछले साल शुरू भी हो गए थे, दिसंबर में शुरू हुआ था एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम्स होना, और वो फिर अचानक से ये पेंडेमिक की वजह से बंद हो गया। ऑब्वियसली डिमोटिवेट होने वाली बात भी है, क्योंकि बच्चे इतने सारे हैं जो लगातार 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अचानक से उनका एग्जाम बंद हो गया। तो ये डिमोटिवेट होने वाली बातें, ऐसे पॉइंट पे, ऐसे जो टाइम पे आकर ना स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपनी तैयारी करना छोड़ देते हैं। बस ये सबसे गलत पॉइंट है कि हमने जब इतनी तैयारी, इतनी प्रैक्टिस की है, तो यहाँ पे आकर हमें तैयारी करना छोड़ना नहीं। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अभी एक दो स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी मेरे पास आए थे कि मैम अब क्या होगा, एग्जाम होगा कि नहीं। लेकिन आप सबको पता भी होगा स्टूडेंट्स की, कल ही रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी आया है कि जल्दी ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है कि जैसे ये जून में जो हमारे रेस्ट्रिक्शंस थोड़े बहुत लॉकडाउन के हटना शुरू हो जाएंगे, वैसे ही जो है एग्जाम डेट्स आप लोग के आना शुरू हो जाएंगी। तो मतलब अब कहने का ये है कि हमारे लगभग 20 से 25 दिन के बाद हमें डेट्स मिलना कम से कम शुरू हो जाएंगी। तो अब आप लोग के पास ज्यादा समय नहीं है, 1 महीने 1.5 महीने का टाइम है, उसके बाद सारे एग्जाम्स आप लोग की लाइंड अप होना शुरू हो जाएंगे। तो रितिका प्रिपरेशन मैम, हमें लास्ट मिनट पे खत्म नहीं करनी चाहिए बस। एग्जैक्टली, और बिल्कुल आलोक सर, बिल्कुल आपका सही क्या बोला। कहना है इस बारे में, थोड़ा सा आप भी मुझे रितिका मैम, बताइए। मैं एक जरूर स्टूडेंट से एक बात कहना चाहूँ। स्टूडेंट्स अपने आप को बैलेंस कैसे रखें? भाई घर में लॉकडाउन है, और बच्चे बाहर निकलते थे, कुछ ऑफलाइन में भी पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे घर पे ऑनलाइन में भी पढ़ते थे, ऑफलाइन में भी पढ़ते थे। तो ऐसे समय में बच्चे अपने आप को बैलेंस कैसे करें? क्योंकि जब तक खुली हवा विद्यार्थियों को नहीं लगती है, तो उसको लगता है यार कि शाम का जो मेरा टाइम है वो अच्छे से स्पेंड एग्जैक्टली नहीं हो पा एग्जैक्टली, रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अच्छे से इंगेज नहीं हो पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो मन में उथल पुथल एग्जैक्टली है, इसके लिए विद्यार्थी क्या करना चाहिए सर? बताइए रितिका मैम। एग्जैक्टली, बिल्कुल 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 सही सर, बात है, सही बिल्कुल कह रहे सही बात है। हैं, और बिल्कुल मैम सही बिल्कुल बात सही है बोला सर। आपने कि जो नोटिफिकेशन आया था आरआरबी का, कहीं ना कहीं अगर मैं आरआरबी की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो भी इस चीज को लेकर थोड़े टेंशनाइज्ड है कि बच्चा सही में बहुत पैनिक कर रहा है और हम डेट्स कुछ दे नहीं पा रहे। क्योंकि सच बात है कि उनके हाथ में भी नहीं है। पैंडेमिक जुलाई में खत्म होता है कि सितंबर में होता, नहीं पता। लेकिन सही बात बोली आलोक सर आपने कि बच्चे को बैलेंस कैसे रखना है। कि अगर देखो, एग्जाम आज होता है, कल होता है, एक साल बाद होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रिपरेशन। अगर हमारी तैयारी पूरी है तो हम कल के लिए भी तैयार हैं, नहीं तो फिर हम अगले साल के लिए भी तैयार नहीं है। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपने बोली आलोक सर कि अगर एग्जाम आएगा तो वो लगातार लगातार सीरीज बाय सीरीज होता चला जाएगा। और जो नया स्टूडेंट है या जो तैयारी नहीं किया हुआ है वो उस टाइम पर तैयारी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको बस एग्जाम देना होता है। वो समझ नहीं पाता इसकी तैयारी करूँ, ग्रुप डी की करूँ, कि रेलवे की एनटीपीसी करूँ, कि एसएससी की करूँ। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, तो आई थिंक ये अभी का जो सिचुएशन है इसको एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानकर इसी समय पर हमें यूज करना चाहिए स्टूडेंट्स को। और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म देखिए अनअकैडमी में दिया कि अगर आपकी ऑफलाइन कोचिंग अभी बंद भी है तो अनअकैडमी इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करेगी कि आप इस सिचुएशन को गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझकर आप लोग
यहाँ पढ़ सकते हो, घर बैठे पढ़ सकते हो, फैमिली के साथ रह के पढ़ सकते हो, सिक्योर रह के पढ़ सकते हो। तो इस अपॉर्चुनिटी को सभी स्टूडेंट्स को लेना चाहिए, है ना? अच्छा मैम ये बताइए बिल्कुल सही बात है। एग्जामिनेशन में जब स्टूडेंट जाते हैं तो कई कई स्टूडेंट क्या है कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, वो बाद में रिग्रेट होता है यार अगर शायद ये ना करा होता तो शायद मैं क्लियर हो जाता। कौन कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो आपने देखी है स्टूडेंट्स कॉमनली करता है हमेशा? सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही बोला कि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, और बिल्कुल ये बात सही भी है कि कितना भी बड़ा पैंडेमिक आया, 1 साल से चल रहा है, 1.5 साल से, तो अनअकैडमी एजुकेटर्स ने कभी भी अपने स्टूडेंट्स का साथ नहीं छोड़ा। हमेशा हम लोग की क्लासेस जो है वो चलते रही, चाहे यूट्यूब की बात करें हम लोग या अनअकैडमी की बात करें, सारे टीचर्स लगातार मेहनत करके स्टूडेंट्स को जो है कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन करवा ही रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो। अब अगर सर आपने पूछा है कि ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम अगर लगातार 1.5 साल 2 साल 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो अब हमें एग्जाम देने जाना है। अब ऐसी कुछ गलतियां हो ही जाती है कि जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। जैसे सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ी। सबसे बड़ी कमी है जो मोबाइल फोन सर बन गया है ना, स्क्रीनशॉट लेना, पीडीएफ के भरोसे रहना, वो सब ठीक है, बच्चों का अलग अलग अपना तरीका होता है करने का। सबसे इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाना। ये लोग नोट्स नहीं बनाते हैं। मतलब कई बार इनको बोलो कि यार जो ट्रिक्स बता रही हूँ मैं, जो सारी चीजें बता रही हूँ, उसको कम से कम लिख तो लो, एक तो नोट पॉइंट डाउन अगर कर लो, बताया फिर तो भूल जाओगे, सही उसको बात। नोट डाउन तो कर लो, कि कम से कम पेपर के एक दिन पहले जब जाओगे एग्जाम देने, तो कौन सा वीडियो खोलोगे, ओपन कौन सा करोगे, कौन सी पीडीएफ ओपन करोगे, कम से कम एक प्रॉपर नोट्स बने होंगे जहां पे फॉर्मूला लिखा होगा। सपोज हमने मान लिया क्लॉक का फॉर्मूला लिखा, तो उसको कम से कम रिवाइज करके तो चले जाओ। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो इस मोबाइल फोन की वजह से आजकल करना ही स्टूडेंट्स भूल गए हैं सर। कोई आलोक लिखने सर की एक उनकी आदत ही नहीं। हाँ आलोक सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे माइंड में आया है, स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा सोचते हैं। फॉर एग्जांपल 2019 में हमारा पेपर होना था, मान लीजिए नवंबर को, तो वो माइंडसेट लेके बैठता है कि जीएस और जीके जो है करंट अफेयर्स यहाँ से यहाँ तक का आएगा, लेकिन वो एग्जाम पेंडेमिक की वजह से पोस्टपोन होता होता 2020 2021 में पहुंच गया। तो वो बच्चा क्या करे, वो 2019 के वाली जीए पढ़ेगा या फिर वो 2021 तक की पढ़ेगा, वो कहाँ तक पढ़नी चाहिए उसको? बिल्कुल सर, देखिए इसमें दो चीजें हैं। अब जो पेपर सारे पेपर्स ऑनलाइन होते हैं, तो अगर ऑफलाइन जब पेपर होता था तो पेपर एक बार बन जाता था, छप जाता था, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग यानी कि जब वो स्टॉप हुआ पेंडेमिक लगेगा तब। लेकिन अब ऑनलाइन होते हैं तो आपका बिफोर 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स वगैरह अगर आप पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपका एग्जाम जुलाई में है, तो जुलाई से पिछले 3 महीने का करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए। 3 महीने में भी जो लास्ट का 1 मंथ है, अब अगर हम सारे पेपर्स का एनालिसिस करते हैं, चाहे वो एसएससी का हो या एनटीपीसी में भी हमने देखा, तो ये सारे के सारे जितने भी बोर्ड्स हैं, वो सभी के सभी बोर्ड जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो लास्ट वाला जो अपडेट वाला जो है, यानी कि लास्ट मंथ है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा कि अब ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, ये दिमाग में नहीं पालना है कि यार पुराना जब पेंडेमिक लगा हुआ था तब से आएगा। ऑनलाइन मोड है तो एकदम अपडेट होने में बहुत इजी रहता है, तो एकदम आपको लास्ट वाला लेटेस्ट वाला अपडेट सर इस समय जो एग्जाम आलोक हो रहे हैं, किसी भी एग्जाम को हम बात करें तो इसमें करंट अफेयर्स और जीके का वेटेज कितना कितना आ रहा है? क्या करंट अफेयर्स अब थोड़ा ज्यादा होता जा रहा है? देखिए बहुत बढ़िया आकाश सर ने सवाल किया। अब हर एक स्टूडेंट के मन में बड़ा ये सवाल रहता है, एनटीपीसी में जैसे 40 क्वेश्चंस का वेटेज है, या एसएससी में 25 क्वेश्चंस का जीएस का वेटेज, तो अब बच्चा सोचता है यार कितना भी पढ़ लें, हमारे एसएससी में 25 में से 15 से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। और रेलवे वाला सोचता है कि यार 40 में से हम 35 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, 32 भी कर सकते हैं, ये रहता है। अब इसमें सॉलिड होने के लिए करना क्या है जीके जीएस में? सबसे पहले देखिए, ट्रेडिशनल में कोई भी बच्चा कहे कि मैं यार ये 100% कर दूंगा, तो वो बच्चा 100% बोलने को तो बोल सकता है, बट जब एग्जामिनेशन हॉल में ट्रेडिशनल पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक वाइड सिलेबस है जी। करंट अफेयर्स का ऐसा रहता है कि अगर मान लीजिए आपने 3 महीने का बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, अपना नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है, नोट्स को लास्ट टाइम में आपने 2-3 टाइम्स फिल्टर किया हुआ है, फिल्टर मतलब आपने कई बार उसको अपना हाईलाइट किया हुआ है, फिर उसके क्रक्स निकाले हैं और उसको बढ़िया से पढ़ा हुआ है, A4 पर आपने लिख करके चिपका भी दिया है, आप बार बार उसको पढ़ रहे हो, तो वो नंबर आपके एकदम सॉलिड है, वो आपके नंबर कोई नहीं ले सकता। यानी कि वो मार्क्स आपके ऐसे हैं करंट अफेयर्स के, वो सॉलिड हैं। तो वेटेज की अगर हम बात करें तो वेटेज हमको ये पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा मत सोचना यार
कि हम करंट अफेयर्स पढ़ के जाएं, ट्रेडिशनल छोड़ दें। दोनों का बराबर वेटेज है, क्योंकि पेपर सेटर के मन में क्या आ जाए कि भाई करंट अफेयर्स का कम क्वेश्चंस रखे या ट्रेडिशनल पार्ट से कम क्वेश्चन रखे। भाई किसी का ज्यादा या कम 40 60 60 40 ये सब चलता रहेगा, लेकिन आपको हर एक कंडीशन के लिए तैयार रहना है। एक सफल जो होने वाला विद्यार्थी होता है वो हर एक कंडीशन के लिए तैयार रहता है। जी आकाश सर। अच्छा आकाश सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स बार बार पूछते रहते हैं, जैसे हम लोग यूट्यूब की भी क्लासेस करते हैं या फिर हम लोग स्पेशल क्लासेस करते हैं, कि मैम रीजनिंग की कोई अच्छी सी बुक्स बताइए। फिलहाल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में ये एसएससी और रेलवे एग्जाम से चल रहे हैं हमारे, तो ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो स्टूडेंट्स को एसएससी या फिर रेलवे एग्जाम्स के लिए प्रेफर करनी चाहिए? मैं रीजनिंग के बारे में पूछ रही हूँ। एग्जैक्टली बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। बहुत बार स्टूडेंट क्लास में पूछते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं कि सर कोई अच्छी बुक बता दो या मॉक टेस्ट प्रैक्टिस पेपर बता दो, तो मैं बताऊँ। मैम मैं सीरियसली अगर मैं अपनी बात करूँ या फिर किसी भी एजुकेटर अकेडमी की बात करूँ, मैं देखता हूँ सभी की क्लासेस, तो मुझे शायद ये समझ में आता है आजकल जो हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं अपनी बेसिक क्लासेस में, प्री क्लासेस में, स्पेशल क्लासेस में, मुझे लगता है कि उससे बेटर कंटेंट किसी बुक में शायद नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो उतनी क्वांटिटी में नहीं मिलेगा जितना हम करा देते हैं। अगर मैं अपनी या आपकी बात करूं तो हम लोग शायद एक दिन में 100 क्वेश्चंस भी करा देते हैं रीजनिंग के, तो एक महीने में 3000 क्वेश्चन करा दिए। किसी भी बुक में 3000 क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, और वो भी विद सोल्यूशन और विद उसका बेसिक। तो मेरे ख्याल से आप पैसा क्यों बर्बाद करोगे अपनी किताबों पे, जब हम लोग आपको फ्री कंटेंट इतना दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात। और उसके साथ सर ये भी है कि ये बड़ा अच्छा और उसके साथ सर ये भी है कि पीडीएफ्स भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। एग्जैक्टली उसके साथ साथ पीडीएफ्स भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, जी है ना? जी आलोक तो सर, फिर उससे ज्यादा हर एक सब्जेक्ट में ये विद्यार्थियों के मन में ये बात जरूर रहती है। तो होता क्या है आकाश सर, आपने भी नोटिस किया होगा, हम लोग अक्सर जो स्पेशल क्लास रहती है अनअकैडमी लर्निंग, उसमें बच्चों के मन में एक बड़ी बात रहती है कि क्वेश्चन 500 क्वेश्चन करा दिए जाए एक क्लास में। हाँ कुछ बच्चे ऐसे आते हैं कि जल्दी 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 सर और क्वेश्चन दीजिए। और तो देखो भाई, मैं ये जरूर कहना चाहूँ कि चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे जीके हो, जीएस हो या इंग्लिश हो, भले ही आपके 25 क्वेश्चन अगर आपके एजुकेटर करा रहे हैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये मत आप सोचिए कि 500 क्वेश्चन हो जाए, 100 क्वेश्चन हो जाए। देखिए हर एक क्वेश्चन से, चाहे रीजनिंग की बात करें, आपने आकाश सर का क्लास देखा होगा, रितिका मैम का क्लास देखा, मेरा देखा होगा, या किसी भी एजुकेटर का क्लास देखा होगा आपने, तो हर एक ऑप्शन से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो आपको करना क्या है, जो चारों ऑप्शंस हैं, पेपर सेटर भी कुछ नया नहीं करता है। जब भी पेपर सेट होता है, बहुत सारे सेट होते हैं, लगे रहते हैं, और वो निकालते हैं। वो करते क्या है कि जो प्रीवियस ईयर्स में जो भी हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे मान लीजिए यूपी ट्रिपल एससी का पेपर बनाना है, यूपी ट्रिपल एससी का पेपर बनाना है, तो यूपी ट्रिपल एससी के उन्होंने पेपर सेट निकाल के रखे, मध्य प्रदेश का निकाल के रख लिया, किसी और स्टेट का निकाल के रख लिया। अब वो एज इट इज क्वेश्चन तो कम डालेंगे, लेकिन वहां के जो ऑप्शंस हैं उनसे क्वेश्चन तुरंत क्रिएट करके डाल दिया जाएगा। तो हमेशा कोशिश यही करिए कि जो चारों ऑप्शंस हैं उनको अच्छी तरीके से एलिब्रेट करने की कोशिश कीजिए, वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आए। और जब ये चीज आप करने लगेंगे ना, तो ऑटोमेटिक जो 25 क्वेश्चन अगर आप डिस्कस करोगे, तो वो 25 का कब 100 क्वेश्चन आपके पास में पहुंच जाएगा ये आपको पता नहीं चलेगा, और आप बाकी जो जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, उनसे 5+ क्वेश्चन करने की दम आपके अंदर खुद ब खुद आ जाएगी। तो ये चीज अपने आप में एक इनोवेशन जरूर करते रहिए। हर एक विद्यार्थी की अपनी अलग अलग एक क्षमता होती है। रितिका मैम सही बोल रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल सर। और क्या कहते हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैंने आपकी क्लासेस देखी हुई हैं, आप चारों ऑप्शंस को मतलब एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मैंने बहुत सारी आपकी क्लासेस भी देखी है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ मैं आलोक सर, इसी से रिलेटेड है कि अभी जो बच्चे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक जो अभी है वो कौन सा, मतलब हम लोग कह सकते हैं कौन से, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल पेपर में बन सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में, अगर हम लोग जीएस की बात करें, या आप जो मतलब देखिए बहुत बढ़िया, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को पढ़ना चाहिए ज्यादा से ज्यादा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैम ने पूछा। देखिए अब बच्चे पेंडेमिक के बारे में लास्ट ईयर पढ़ के गए थे, कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है ना। तो इस बार देखिए जो अभी तूफान आए हैं, ताऊते आया है, यास तूफान आया है, इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने का तरीका क्या है कि कौन कौन से एरियाज इनसे इफेक्टिव रहे, प्रभावित रहे। जैसे सुनामी जब आया था, तो सुनामी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बना था। जियोग्राफी से हमेशा करंट अफेयर्स का एक कॉन्सेप्ट होता है जो अच्छा पेपर सेट करने वाला है,
वो करंट अफेयर्स को ट्रेडिशनल नॉलेज से लिंक करके क्वेश्चन पूछे। अब ताउते अगर तूफान पूछा गया है तो ताउते को जियोग्राफी का क्वेश्चन कैसे बनाना है, ये पेपर सेटर अच्छी तरीके से जानता है। तो जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स को अगर आप ट्रेडिशनल न्यूज से लिंक करते हैं, ट्रेडिशनल से लिंक करते हैं किसी भी पार्ट से, तो आपके दोनों चीजें तैयार हो जाती हैं। और अगर हम वर्तमान में बात करें करंट अफेयर्स में, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी इलेक्शंस बहुत सारे हुए, अवार्ड्स बहुत सारे दिए गए, कोरोना काल में क्या क्या कौन कौन से ऐप बनाए गए, कौन कौन सी गाइडलाइन दी गई, कहाँ पर। देखिए अभी रोको टोको अभियान जैसे प्रीवियस उसमें मध्य प्रदेश ने शुरू किया था कि 500 रुपीज का जुर्माना लगा रहे थे मास्क ना लगाने पर। तो ऐसे जो जो इनिशिएटिव लिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, तो वो सारी की सारी चीजें आप लोग पढ़िए। करंट अफेयर्स में ओवरऑल जो विद्यार्थी जब पढ़ना शुरू करता है तो उसमें एक सबसे बड़ी उसके सामने जो समस्या आती है, तो होता है पर्सनालिटी के बारे में पढ़ें या प्लेस के बारे में पढ़ें। तो देखिए बिल्कुल ये मत सोचिए कि यार हम पर्सनालिटी छोड़ दें, प्लेस छोड़ दें। सबसे पहले आप अपना एक सेक्शन बना लीजिए कि हमको अवार्ड्स में ये पढ़ना है, हमको सोशल न्यूज में ये पढ़ना है, स्पोर्ट्स में ये पढ़ना है। तो जब आप डिवाइड करेंगे, डिवीजन करते हैं ना करंट अफेयर्स का, तभी करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार होगा। अब एक ही में आप सोचोगे यार हम ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, तो वो हौच पौच हो जाएगा। जब तक आप उसको डिवीजन नहीं करेंगे तब तक अच्छे से करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं होगी। एग्जैक्टली जी मैम, एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि स्टूडेंट जैसे अनअकैडमी कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वाईफाई स्टडी भी हमारे साथ में सभी कुछ है। तो होता क्या है कि एजुकेटर्स बहुत सारे हैं, एक एक एजुकेटर की दिन भर में 5-5 6-6 क्लासेस होती हैं। तो ये बताइए कि इससे जैसे बच्चा हमेशा पूछता है कि सर ये बताओ, आप कहते हो इस क्लास में आ जाओ, इस क्लास में आ जाओ, इस क्लास में आ जाओ। मैं अगर हर एजुकेटर की हर क्लास में जाऊंगा तो मैं दिन भर में कितने घंटे पढ़ूंगा? तो इस प्रॉब्लम को बच्चा कैसे सॉल्व करे? आपने कैसा सोचा ये? बिल्कुल सही बोला आपने। और पता है मैं एक बात आपको बता भी दूं कि हम लोग जो जैसे अनअकैडमी का बहुत अच्छा मतलब ये है स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टिविटी। फ्राइडे को हम लोग यूट्यूब फेस्टिवल करते हैं, सैटरडे को हम लोग स्पेशल क्लास फेस्टिवल करते हैं। यूट्यूब पे हम लोग बहुत सारी क्लासेस करते हैं फ्राइडे को, सैटरडे को हम लोग स्पेशल क्लासेस करते हैं बहुत सारी। बच्चे भी कहते हैं कि मैम पता नहीं आज सारे एजुकेटर्स को क्या हो गया, आज अनअकैडमी में एकदम मतलब इतनी सारी क्लासेस लगने लगी, अचानक से मेला हो गया। हाँ उधर एग्जैक्टली यही वर्ड बोलते हैं, मैम आज तो मेला लग रहा है क्लासेस का। पता नहीं सारे लोग एकदम मेला क्यों लगा रखे हैं आज क्लासेस का। सर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही ये बोलना है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि हम किस किस की क्लास अटेंड करें, किसकी क्लास में जाएं, और अगर क्लास में ही जाते रहेंगे तो हम लोग प्रैक्टिस कब करेंगे। मेरा मानना यही है कि स्टूडेंट को जिस क्लास में अच्छे से समझ में आए सारी चीजें वो क्लासेस अटेंड करिए, क्वांटिटी थोड़ा कम करिए, क्वालिटी क्लासेस अटेंड करिए, और प्रैक्टिस पे अपने थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। और सबसे मेन चीज होती है सर कंटिन्यूटी। बच्चे क्या करते हैं ना, आज आ गए फिर कल नहीं आएंगे, फिर 15 दिन के बाद आ रहे हैं क्लास में, फिर बोलेंगे मैम आपने ये वाला टॉपिक नहीं कराया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो कंटिन्यू क्लास अटेंड ही नहीं करी। फिर वो कल आपकी क्लास में चले गए या परसों दूसरे तीसरे किसी की क्लास में, भटकते रहना है पूरे यूट्यूब पे। ये जो भटकने वाली प्रथा कम हो जाएगी ना, वहीं से सारी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ एक लाइन में बोल लेती हूँ, सारे स्टूडेंट्स को समझ में भी आ जाएगा कि टॉपर्स क्या करते हैं। टॉपर्स एक दिन में 18 घंटे पढ़ाई नहीं करते, टॉपर्स पढ़ते थोड़ा थोड़ा है, बस उसे कंटिन्यू डेली डेली पढ़ते हैं। तो आप लोग जो भी क्लासेस को ज्वाइन करो, जिन भी एजुकेटर्स की क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हो, जहां जहां भी आप पढ़ रहे हो, 4 घंटे 5 घंटे, बस इतना ध्यान रखिए सारे स्टूडेंट्स की कंटिन्यू पढ़ाई करें, ताकि वो जो टीचर भी आपको जो कंटिन्यू कंटेंट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो भी अपना कंटेंट प्रोवाइड करे और आप लोगों को भी सारी चीजें समझ में आए। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल सही बोला मैम। आकाश क्योंकि सर, जी सर, जी सर, आकाश सर एक और सवाल है, एक्चुअली मेरे पास भी मैसेज आता है जी कि स्टूडेंट्स ये बड़ा पूछते हैं कि सर जैसे एसएससी का कोई एस्पायरेंट है, तो वो एस्पायरेंट तैयारी कर रहा है, रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है, जीके जीएस भी है, इंग्लिश भी है। अब अगर वो 4 क्लासेस करता है, स्पेशल क्लासेस मीन्स फ्री क्लासेस, जब वो 4 घंटे यहाँ पर पढ़ रहा है और उसने प्लस कोर्स भी लिया हुआ है, तो वहां पर तो करेगा ही करेगा। तो 8 आवर्स तो सर ये हो गए, तो फिर वो घर पे कैसे मैनेज करेगा? बिल्कुल सही ये बात, बड़ा बच्चों का ये मैसेज आता है। बिल्कुल सही बात। तो प्लस की अगर मैं 4 सब्जेक्ट उठा लेता हूँ तो 1-1 घंटा तो 4 घंटा तो चला गया, जो वो पढ़ेगा पढ़ेगा क्योंकि उसने प्लस कोर्स लिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद अब क्या होता है, उस एजुकेटर की कुछ स्पेशल क्लासेस होती हैं जहाँ पर वो प्रैक्टिस भी करना चाहता है। तो 4 सब्जेक्ट की अगर मैं लेकर चलूँ मोटे-मोटे, तो 4 घंटा ये हो, 8 घंटा तो ये हो गया। अब 8 घंटे के बाद अब एक एजुकेटर सिर्फ 2 या 3 क्लास नहीं लेता, वही मेरा भी क्वेश्चन था।
तो सर एक्चुअली मैं हमेशा स्टूडेंट से ये बोलता हूँ कि देखिए हर एजुकेटर की सभी क्लासेस में से कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एक या दो बेस्ट क्लासेस होती है। ये सही बात है, ये ऐसा नहीं कि नहीं, सबसे बेस्ट क्लास होती है जिसपे क्राउड भी ज्यादा है, जिसपे उसकी एनर्जी लेवल भी अलग होता है, जिसपे उसपे हो सकता है क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी अलग है, जो भी है। और ये स्टूडेंट बहुत अच्छे से डिसाइड कर लेता है कि कौन से एजुकेटर की कौन सी बेस्ट क्लास है। तो अगर स्टूडेंट देखो, सबसे पहले तो प्लस कोर्स अगर लिया हुआ है तो वो प्लस कोर्स तो कभी ना छोड़े, हर एक स्टूडेंट जितने जिससे उसको पढ़ना है। उसके बाद मैं कहता हूं कि एटलीस्ट आप हर एक टीचर का एटलीस्ट एक या दो स्पेशल क्लासेस जरूर करिए अनअकैडमी पर, जो कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर आप इतना करते हो तो आपका 8 से 10, देखो 8 से 10 घंटा तो सर आपको देने ही देना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम कह लो या फिर कोई भी कह लो कि आज भीड़ इतनी ज्यादा है और हर बच्चा नौकरी चाहता है और भीड़ भी इतनी ज्यादा हो गई, बीटेक वाले भी, एमबीए वाले भी, एमसीए वाले भी सभी लोग आ गए। तो अब क्या है, देखो सबकी क्षमता अलग है, सबका पोटेंशियल अलग है। तो वो कंपटीशन को इतना ज्यादा कर दिया है कि एक बच्चा जो पहले 4 घंटे पढ़ के सिलेक्शन ले लेता था, अब वो 10 घंटे भी पढ़ता तो कभी कभी कम पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को अपना जो लेवल है थोड़ा पुश करना पड़ेगा, 4 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि 10 घंटे पढ़ा नहीं जा सकता सर। हम सभी एजुकेटर से, आई थिंक आप सभी लोग, हम लोग भी शायद दिन में 14-15 घंटे काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो हमारा काम भी पढ़ाने का है, उनका काम भी पढ़ने का है। हाँ, एक प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट के साथ में जो मुझे भी लगती है कि हर सबके पास में डेटा नहीं है, इतना डेटा लिमिटेड होता है। तो डेटा एक दिन में जितना होता है वो शुरू की जो क्लासेस है, देख ली रात की क्लासेस बेचारा छोड़ देता है, फिर वो 12 बजे के बाद रिन्यू होता है। तो ये प्रॉब्लम्स है। तो ये देखिए, स्टूडेंट अगर अपने से मैनेज करे कि जो एक एजुकेटर मुझे पढ़ना है, उस एजुकेटर को मैंने सेलेक्ट कर दिया, उसकी कौन सी बेस्ट क्लास है जहां से मुझे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, हम उस क्लास में करेंगे। काफी बार क्या होता है कि कभी कभी क्या था, रीजनिंग सर एक ऐसा लॉलीपॉप टाइप का सब्जेक्ट होता है, कह दो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है कभी कभी, कि बच्चा क्या करता है, वो दिन भर बस रीजनिंग ही पढ़ रहा है। अगर किसी स्टूडेंट को जीके अच्छी लगती है तो दिन भर वो रीजनिंग, वो जीके ही पढ़ता है बैठ के। अरे सर किसी का बिल्कुल सही, मैथ पता वीक है है दिन में तो अगर वो 8 बस मैथ क्लास पढ़ता लगा दो रहता ना है, तो हर क्लास में आएगा। बस। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि दिन में अगर मेरी 8 क्लास लग रही है ना तो वो 8 क्लास में आ रहा होगा। बिल्कुल होते हैं कुछ ऐसे। बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल। किसी की मैथ्स हर वीक एक है तो स्टूडेंट वो को मैथ्स की क्लासेस हर एक करता रहता है बस स्टूडेंट को बैठ के। सर तो ऐसा नहीं कि अगर आप सिर्फ, बहुत से लोग हैं बोलते हैं सर मैं आपकी सारी रीजनिंग, मैंने कहा तुम सारी मेरी रीजनिंग की क्लास करते हो, गधे हो फिर। बोले क्यों? अरे मेरी अगर रीजनिंग की सारी क्लासेस करोगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे? बोले ये भी पॉइंट है। बोले सर अच्छा लगता है, वो बन जाता है, मैथ्स मुझसे होती नहीं है। तो ये चीजें आई थिंक कि शायद स्टूडेंट अपने से थोड़ा इंप्रूवमेंट लाए अपने अंदर, कि देखे क्या है। और मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस के बाद हमेशा एक चीज मैं बोलता हूँ कि जब भी कोई क्लास करो, कोई टेस्ट दो, उसके बाद सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर हम एनालिसिस ही नहीं करेंगे कि हमने क्या गलती करी थी जिसकी वजह से मैंने इसमें 10 सेकंड ज्यादा दे दिया, इसमें 9 सेकंड कम दे सकता था, तो फिर अगली बार वो कभी गलती को सुधारेगा नहीं। तो गलती सुधारना वो सेल्फ एनालिसिस से होगा। तो बेसिक प्रैक्टिस तो करिए और सेल्फ की एनालिसिस भी करते रहिए। आलोक सर बहुत लास्ट बढ़िया में आकाश अगर सर मैं ने आपसे ये पॉइंट पूछूं। उठाया है। आकाश सर आपने कि चारों सब्जेक्ट को भैया बराबर वेटेज दीजिए। ऐसा मत सोचिए यार रीजनिंग में मजा आ रहा है, जीके में मजा आ एग्जैक्टली। रहा है, तो दिन भर जीके पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो। हाँ, हर एक स्टूडेंट का एक मूव होता है ना। आपने एक फिल्म देखी होगी चांदनी चौक टू चाइना, उसमें होजो एक किरदार है और अक्षय कुमार बना है वो सिद्धू। तो लास्ट में जब होजो को वो मारता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो अपनी मूव से ही मारता है। तो जब चांदनी एग्जैक्टली। चौक में जो सब्जियां काटने का स्टाइल होता है, होजो को वो अपनी ही मूव से मारता है। इतना मार्शल आर्ट वो सारी चीजें सीखता है, लेकिन होजो को उससे मार नहीं पाता, फाइनली मारता उससे। ये तो हर एक स्टूडेंट के मूव है। मूव के मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि यार आपका रीजनिंग अच्छा हो सकता है, बी का मैथ्स अच्छा हो सकता है, सी का जीके अच्छा हो सकता है। तो इसको आप लोग जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो एग्जामिनेशन हॉल में आप वो वाला सब्जेक्ट पहले कीजिए, एसएससी में खासकर, क्योंकि एसएससी में कोई सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं। तो आप वो वाले सब्जेक्ट को पहले कीजिए जिसमें आपकी मूव सबसे अच्छी है, मतलब आप एक्सपर्ट अपने आप को समझते हो कि यार 25 में से हम 21 मार देंगे, 24 मार्क। जब ऐसा आप समझते हो तो पहले उस सब्जेक्ट को जब आप उठाओगे करोगे तो आपको अंदर से फील होगा यार मेरे तो 20 सही हो। जब 20 एग्जैक्टली। सही हो गए तो ऑटोमेटिक आपका मॉरल जो है वो बूस्टअप होगा। और मॉरल बूस्टअप होगा, उसके बाद में आप जो आपका उससे थोड़ा सा वीक सब्जेक्ट है फिर उसके बाद में कीजिए। सबसे लास्ट में जब आप करोगे तो जो सबसे वीक सेक्शन है उसको आप करोगे। तो आप देखोगे जब घर पे आकर के पेपर को जब आप मैच करोगे
तो आपका जो परफॉर्मेंस होगा, जो आपकी मार्किंग होगी, तो मेरे ख्याल से बेटर होगी। आपको खुद लगेगा कि यार मेरी ये स्ट्रेटेजी अच्छी है। तो एग्जाम के लिए, पास करने के लिए सारे विषयों को बराबर वेटेज दीजिए। कभी ऐसा मत सोचो यार एक में ही लगे रहे हैं तो हमारे लिए यही बहुत अच्छा है। दूसरा, रणनीति में यह जरूर बनो। अगर स्ट्रेटेजी से कोई भी स्टूडेंट नहीं चलेगा तो फिर कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करने वाले विद्यार्थी भी कभी कभार नहीं पास कर पाते हैं। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तो उनको अपनी कमियों को देखना चाहिए। हमेशा जैसा आकाश सर ने भी कहा, एनालिसिस करो भैया, पेपर को भी एनालिसिस करो और अपने जो आपने प्रीवियस एग्जाम्स दिए हैं उनमें भी एनालिसिस करने की जरूरत है, आत्ममंथन करने की जरूरत है। यार हमने ऑनेस्टली कहाँ पे कमी रह गई हमारी भैया, कि हम ये इस बार इस कमी को यहाँ पे समाप्त करेंगे तो हम नेक्स्ट एग्जाम में पास करते हैं। ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। ये आकाश सर। तो आई थिंक सर और मैम हमने काफी कुछ डिस्कस किया और काफी कुछ स्टूडेंट्स को इससे काफी कुछ हेल्प मिलने वाली है। और बहुत ज्यादा लंबा हम सेशन को अभी तो नहीं खींचेंगे, अभी स्टूडेंट्स को काफी कुछ इससे हेल्प मिलेगी। फिर बीच बीच में इस तरह के सेशंस हम करते रहेंगे कि जब भी हमें लगेगा कि हाँ स्टूडेंट्स को नीड है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी ने काफी कुछ यहाँ से सीखा होगा। अगर आपके पास कोई डाउट्स है तो आप प्लीज कमेंट्स में हमें बताइएगा, उनके आंसर्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में जरूर आपको देंगे। तो थैंक यू सो मच आलोक सर, मैम, रितिका मैम। तो नाउ वी शुड एंड द सेशन। दोस्तों देखते रहिए वाईफाई स्टडी स्टूडियोज, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।